ये जो मुस्लिम समाज की वृद्धि का अनुपात क्या है? क्या जिस अनुपात में मुस्लिमों की वृद्धि हुई, क्या उसी अनुपात में जैन की वृद्धि भी हुई है? हमें अभी तक प्रतीक्षा है, प्रधानमंत्री इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे? पूरी की पूरी पार्टी पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहती है, इसलिए बहाने ढूंढ रही है। BJP wants that this nation should be divided on the basis of religion. नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और आज देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का मुद्दा है कि क्या देश में धार्मिक जनगणना कराई जानी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर मांग उठ गई है। यह मुद्दा उठा है बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक की एक चिट्ठी से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी में उन्होंने धार्मिक जनगणना कराने की मांग रखी है। वो चिट्ठी हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी भी है। इस चिट्ठी में उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसके मुताबिक आजादी के 75 साल में हिंदुओं की आबादी का अनुपात घटा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाया गया। विदेशी फंड से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया और देश के 200 से अधिक जिले मुस्लिम बहुल हो गए, यानी वहां पर मुस्लिम समुदाय की तादाद ज्यादा हो गई। इसीलिए सुब्रत पाठक की मांग है कि धार्मिक जनगणना होनी चाहिए, ताकि पता लगे कि किस धार्मिक समूह का अनुपात कितना बढ़ा या फिर कितना घटा। धार्मिक जनगणना का यह दांव ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में जनगणना हो रही है। कांग्रेस समेत देश के कई विपक्षी दल जातिगत जनगणना कराए जाने के पक्ष में है, इसकी मांग कर रहे हैं। जाति जनगणना का यह दांव ऐसा है कि दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा क्लास की राजनीति में तूफान आ सकता है, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के पॉलिटिकल स्लोगन के बीच धार्मिक जनगणना की मांग जाति जनगणना की राजनीति को बेअसर कर सकती है और इसकी चर्चा होने लगी है। इसीलिए राष्ट्रवाद का आज का मुद्दा है कि क्या धार्मिक जनगणना की मांग जाति जनगणना का जवाब है। सुनिए अमित शाह को चिट्ठी लिखने वाले सुब्रत पाठक का यह बयान। ये जो मुस्लिम समाज की वृद्धि का अनुपात क्या है? क्या जिस अनुपात में मुस्लिमों की वृद्धि हुई है, क्या उसी अनुपात में जैन की वृद्धि भी हुई है? उसी अनुपात में क्या बौद्ध की भी वृद्धि हुई है? उसी अनुपात में क्या सिख की भी वृद्धि हुई है? तो यह चीजें भी खुलकर सामने आएंगी। और साथ ही साथ जो तमाम प्रकार की जो बातें हैं, जो मॉड्यूल भी सामने आए, भी देखा पीएफआई का एक मॉड्यूल सामने आया था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, शरिया कानून यहाँ के ऊपर लागू करेंगे। तो इस प्रकार के जो मॉड्यूल भी हैं वो भी सामने आएंगे। तो क्या वृद्धि जो हुई है वो देश की धार्मिक जनसंख्यिकी को प्रभावित करने के लिए हुई है? इस षड्यंत्र का भी खुलासा हो जाएगा। सुब्रत पाठक को आपने सुना। सुब्रत पाठक हमारे साथ मौजूद भी रहेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। बीजेपी सांसद ने धार्मिक जनगणना की मांग उठाई तो विपक्ष ने पलटवार करने में देर नहीं की। सुनिए विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। हम क्या करें, करने दीजिए उनको, करने दीजिए उनको। हमारे कोलार में अप्रैल में राहुल गांधी ने एक देश को एक संबोधन किया था, उसमें जाति जनगणना की बात की थी। हमें अभी तक प्रतीक्षा है, प्रधानमंत्री इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, पिछड़ों को उनका हक नहीं देना चाहती, नौकरियों में उनको आरक्षण नहीं देना चाहती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या सुब्रत पाठक हो, पूरी की पूरी पार्टी पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहती है, इसलिए बहाने ढूंढ रही है। अब वो धार्मिक जनगणना की मांग कर रही है, लेकिन देश का पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जाग चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या सुब्रत पाठक जैसे लोग हों, इनको देश का पिछड़ा सबक सिखाने का काम करें। BJP wants that this nation should be divided on the basis of religion. They always give such statements which disturbs the communal harmony, increases the agitation between the people of different religion. This BJP government promised the nation that there will be a caste-based census in the entire nation. But at the end of the day, they took a step back in it. वैसे जब धार्मिक जनगणना की मांग उठी है तो विपक्ष ये सवाल भी उठा रहा है कि भाई जनगणनाओं में धर्म के आधार पर डेमोग्राफी का आंकड़ा तो आता ही है, फिर किस बात का हल्ला है। सुनिए आरजेडी का ये बयान। सुब्रत पाठक जी एक माननीय सांसद हैं, उनको जानकारी होना चाहिए कि भारत में जो सेंसेक्स होता है उसमें धर्म के आधार पर पहले से हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति का पहले से हो रहा है,
हाँ, उनको मांग ये करना चाहिए था कि जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, उनके लिए भी सेंसेक्स में कॉलम जोड़ा जाए। लेकिन चूंकि उनको पिछड़ा अति पिछड़ा से मतलब है नहीं, उनको धर्म और धर्म के आधार पर अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना है, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। वैसे ये बात सही है कि जनगणना में किस धर्म की आबादी कितनी है ये सामने आता है। 2011 की जनगणना में ये सामने भी आया था। लेकिन बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की मांग में एक बड़ा सवाल है। वो सवाल है डेमोग्राफी में बदलाव का। उनकी चिट्ठी में दावा है कि 1947 में 93% हिंदू थे, लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू आबादी घटकर 79.8% रह गई, जबकि मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धार्मिक समूह जहां 1947 में सिर्फ 7% थे, वो 2011 की जनगणना में बढ़कर 20.2% हो गए। मैं यहां आपको पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर की एक एनालिसिस दिखाना चाहता हूं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ परिदृश्य आपको साफ हो जाएगा। 2001 से 2011 के बीच भारत के हर एक राज्य में मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ा है, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जहां 1% से ज्यादा आबादी बढ़ी है। उन राज्यों के नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जम्मू कश्मीर जहां 1.3%, हरियाणा में 1.2%, उत्तराखंड में 2%, पश्चिम बंगाल में 1.8%, असम में 3.3%, केरल में 1.9%, लक्षद्वीप में 1.1%, गोवा में 1.5%। और इसी तरह 2001 से 2011 के बीच भारत के कुछ राज्यों, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में ईसाई आबादी का अनुपात बढ़ा। जिन राज्यों में ईसाई आबादी 1% से ज्यादा बढ़ी, वो राज्य हमने हिंदुस्तान के मैप पर रखे हैं। सिक्किम में 3.2%, अरुणाचल प्रदेश 11.5%, मेघालय में 4.3%, त्रिपुरा में 1.1%, मणिपुर में 7.2%। यहां मणिपुर के आंकड़े पर खास गौर करने की जरूरत है। वहां मई से हुई नस्लीय हिंसा में एक फैक्टर धार्मिक बंटवारा भी है, जिस पर कोई बहुत खुलकर आपको बातचीत करता हुआ नहीं सुनाई दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का उठाया सवाल सिर्फ सांप्रदायिक या ध्रुवीकरण की राजनीति कहकर खारिज किया जा सकता है क्या? इस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह होगा कि क्या जाति जनगणना का जवाब है धार्मिक जनगणना, जिसकी मांग सुब्रत पाठक ने की है? क्या धार्मिक जनगणना से राष्ट्र के मजबूत होने का दावा दमदार है? धार्मिक जनगणना क्या जातियों पर सियासत को बेअसर कर देगी और इसीलिए बेचैनी है विपक्षी दलों में? जाति जनगणना करवाने वाले धार्मिक जनगणना की मांग पर बेचैन क्यों है? धार्मिक जनगणना से डेमोग्राफी में बदलाव का जो सच जिसका दावा किया जा रहा है, वो क्या सामने आ जाएगा? क्या आजादी के 75 साल में हिंदुओं की आबादी घट गई है? और सवाल बड़ा यह है कि हिंदुओं को बांटो बना, हिंदू कार्ड से क्या जीतेंगे 2024 का चुनाव? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से। सुब्रत पाठक जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौजूद हैं, और निजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर सुबोध मेहता है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, आदिल हुसैन एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन खास तौर पर सुब्रत पाठक जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। बार बार ये बात क्या रिएक्शन आए उस पर आपकी प्रतिक्रिया में जानूंगा, लेकिन एक सवाल सीधे ये आपने अब जाकर मांग की है, तो क्या ये जातिगत जनगणना जो बिहार में हो रही है, यूपी में जिसकी मांग कई दल कर रहे हैं, क्या उसका जवाब है धार्मिक जनगणना आपकी ओर से इसकी मांग? नहीं, आप ये मीडिया ने इसको अभी संज्ञान में लिया है। मैंने तो पहले इस बात को रखा है, जब भी इसको काफी पहले, और इस बार मैं इसको सदन में भी रखने वाला था, लेकिन चूंकि सदन में कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया और मेरे जैसे सांसद जो अपनी बात को 0 आवर या अन्य प्लेटफॉर्म में रख सकते थे, तो सदन में कार्य सुचारू रूप से न चल पाने के कारण से वो अवसर हमें नहीं मिला। तो इसको हमने गृह मंत्री जी को लिखा। उसका कारण मेरा मुख्य यही है कि अभी जिस प्रकार से हमने देखा कि राजनीति के चलते हुए कि जाति जनगणना की मांग उठ रही है, और ये जाति जनगणना की मांग उठाने वाले कौन लोग हैं? ये जाति जनगणना की मांग उठाने वाले वो लोग हैं जो सत्ता में रह चुके हैं, और जो सत्ता में रहे तब इनको कभी ये जाति की जनगणना याद नहीं आई। लेकिन आज एक सोची समझी रणनीति के तहत तो मैं सीधे स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथियों के देश विरोधियों के षड्यंत्र के तहत ये तुष्टीकरण वाले राजनीतिक दल ये इस तरीके की बात करने लगे हैं और एक गंभीर मुद्दे से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो उस समय देश का विभाजन भी हुआ था, और संप्रदाय के नाम पर देश का विभाजन हुआ था, और एक इस्लाम के नाम पर एक देश का एक बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान अलग हमसे कर दिया गया था।
बचे हुए हिंदुस्तान में जो उस समय के ऊपर जो जनसंख्या थी उसमें 7% अल्पसंख्यक थे। उसमें मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, और बचे हुए से 93% आबादी वो हिंदुओं की थी। अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग इसमें सैकड़ों हजारों जातियां इसमें आती हैं। तो कुल मिलाकर आज आज़ादी के 75 साल जब बीत चुके हैं तो इस दौर में हम लोगों ने कई बार देखा, कई बार सुना, और कई से तरीके से प्रमाणित भी हुआ है कि एक हमारे देश में जो पड़ोसी मुल्कों की घुसपैठ की भारी तादाद में हुई है। उसमें रोहिंग्या है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मुस्लिम जो हमारे देश में आए, हमारे देश में एक वोट बैंक के लालची हमारे नेताओं, कुछ नेताओं के कारण से उनके वोट भी बनाए गए, आधार भी उनको दिए गए, और उसके बाद साथ साथ आपने देखा कि विदेशी फंडों की ताकत पर नहीं, सुब्रत जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। 1.5 मिनट तक आपने नॉन स्टॉप बोला। मैं एक चीज अभी नहीं समझ पा रहा हूं, आपकी धार्मिक जनगणना की जो मांग है उसका मकसद क्या है? रोहिंग्या कितने आ गए, घुसपैठिए कितने आ गए, विदेशी फंडिंग का खेल क्या है, इसका पता लगाना, ये तस्वीर साफ हो जाए, या फिर जाति जनगणना का जवाब बहुत सीधा सा मैं चाहूंगा इसको आप क्लियर कर दें। नहीं, देखो, इसका बिल्कुल मेरा स्पष्ट है कि जो आज इस देश भर में हम लोगों को सबको समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से आजादी के 75 साल बाद जो देश में जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि में अल्पसंख्यक आज कितने हो गए हैं, और अल्पसंख्यकों में जो मुस्लिम की वृद्धि हुई है जो कि साफ साफ दिखती है। कई राज्यों में उनकी बहुलता हो गई है। भाई, कश्मीर है, केरल है, असम है, बंगाल है, ऐसे कई राज्य हैं, 200 से अधिक जनपद हैं जहां उनकी बहुलता है। तो उसके बाद क्या जिस प्रकार से मुस्लिम की वृद्धि हुई है, क्या उसी अनुपात में जैन की भी वृद्धि हुई है? क्या उसी अनुपात में कोई बौद्ध की भी वृद्धि हुई है? उसी अनुपात में क्या सिख की भी वृद्धि हुई है? और ये वृद्धि यदि अगर इन लोगों की हुई है तो क्या ये अल्पसंख्यक के दर्जे से इनको बाहर होना चाहिए क्या? और ये वृद्धि के पीछे कोई जनसंख्या हमारी प्रभावित करने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, जैसे कि पीएफआई का मॉड्यूल जो सामने आया? तो ये बहुत सारे कारण हैं। तो मैंने इसीलिए लिखा कि अगर जो लोग इस देश में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं उनको पहले ये जनगणना की मांग करना चाहिए। तो पहले इस देश की डेमोग्राफी को तो समझें कि हम 93% जो हम लोग थे इस देश के हिंदू समाज, वो आज घटकर कितने प्रतिशत रह गया है। तो ये भी चीज तो समझ में आएगी ना। ठीक है, मैं समझ गया सुब्रत जी। मैं चाहूंगा सर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, बीच बीच में मैं आपके पास आता रहूंगा। मनोज यादव जी, बहुत सीधी सी बात है, आपने सुना। मकसद सिर्फ इतना है कि धार्मिक आधार पर अगर आप माइनॉरिटीज में आते हैं तो क्या वो स्टेटस आपकी आबादी के हिसाब से बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए, इसका मकसद है। तो फिर विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं आप धार्मिक जनगणना की मांग का? देखिए, हर 10 साल पे जाति जनगणना होती है देश में, तो उसपे तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसमें तो पता चल जाता है कौन से धर्म का आदमी कितने प्रतिशत है। वो जनगणना होती क्यों है? और ये सांसद जी कैसे सांसद बन गए? ये चिट्ठी इसीलिए लिखे थे क्या? इसलिए लिखे थे राकेश पांडे चिट्ठी की इनको इतना तक इल्म नहीं है कि 10 साल में जब जनगणना कराई जाती तो उसमें ये पता चल जाता है सबको कि कौन कितने नंबर पे कितने प्रतिशत है इस देश में। अब ये नया क्या ले आए? हाँ, हम लेके आए थे जाति जनगणना, जो कि बीजेपी आरएसएस के लोग ये लगातार कह रहे हैं कि बैकवर्ड में अमुक जाति ज्यादा आरक्षण का लाभ ले रही है। बैकवर्ड को तो आरक्षण मिल चुका है, इनका डेवलपमेंट क्रीमी लेयर से ऊपर आ गए हैं। तो हम इसलिए जाति जनगणना कराना चाहते हैं कि कोई जो आप जनता के बीच में, वर्ग के बीच में जो आप विभेद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं उसको हम खत्म करने के लिए ला रहे हैं कि भैया देख लो कौन कितनी संख्या है, किसको कितना अधिकार मिल रहा है। हम ये इसलिए ला रहे हैं। और ये कैसे लोग हैं, सांसद होके इनको नहीं पता है कि हमें हमारे धार्मिक प्रतिशत तो हमको पहले से मालूम, देखो भाग गए। अब ये कैसे है, ये कौन सा बिल लेके है, कौन सा पत्र लिखे थे, डिबेट में 2 मिनट बैठ नहीं सकते। नहीं, कौन डिबेट में है नहीं है उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। मनोज यादव जी, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन में, कभी उससे पूछा कि एक जातियों का कैलकुलेशन हुआ था, उसके आंकड़े क्यों नहीं सामने रखे? आपने कभी इस बात का जवाब दिया? आप आज मांग कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी सूबे में सरकार रही तब आप लोगों ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा ली? आज विपक्ष में तो आप लोग मांग कर रहे हैं, आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है धार्मिक जनगणना भी करा लो अलग से। तो हमें खुल के बोलने तो दो राकेश पांडे। मैं बोलना ही दे रहा हूं, हमारी नस नहीं दबी है कहीं। नहीं, किसी की नस कहीं नहीं दब रही है, किसी की नस कहीं नहीं दब रही है। और किसकी नस कहां दबती है मनोज यादव जी, ये सबको पता है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। अरे आप बड़े अच्छे इंसान हो, आपको मैं बता दे रहा हूँ। अभी उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान आ गए, इन्होंने कहा कि तमाम सारे जो हमारे बॉर्डर हैं वहां से लोग अंदर आ गए। आपकी नस क्या रोहिंग्या मुसलमानों पर जाके दबती है क्या? हो गया सवाल आपका?
10 साल से मोदी जी घंटा बजा रहे थे कि डमरू बजा रहे थे कि हमारे बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं। ये बात इन सांसद महोदय को समझ में नहीं आई क्या कि हम अपने प्रधानमंत्री पे किस तरीके से उंगली उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री इनके कमाल के हैं कि इनका एक सांसद आरोप लगा रहा है। अरे तो रोहिंग्या नहीं है क्या इस देश में? कैसे ये सच्चाई नहीं है क्या मनोज यादव जी? 10 सालों में रोहिंग्या कैसे इस देश में आगे भाई? हमारी बॉर्डर क्यों नहीं सुरक्षित है? इसका मतलब सरकार नाकाम है, सरकार बिल्कुल बेकार है। इसलिए लगातार हमारे देश में दूसरे देशों से लोग बिना वीजा पासपोर्ट के आ रहे। क्यों आ रहे भाई? सरकार क्या ये षड्यंत्र कराना चाह रही है क्या? उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई मामला है क्या? स्टेट गवर्नमेंट तो किसी को अंदर ला नहीं सकती है। वहां पे बॉर्डर पे सारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस लगी है। ठीक और वो भाग गए। मुझे गुस्सा आ रही बहुत है। नहीं गुस्सा मत करिए, पानी पीजिए। गुस्सा मत करिए मनोज यादव जी, पानी पीजिए। गुस्सा मत कीजिए, पानी पीजिए। गुस्सा मत कीजिए, पानी पीजिए। जो पीते हैं वो पीजिए। दूध पीता हूँ। हाँ दूध पीजिए, एकदम दूध पीजिए। दूध पी लीजिए, गिलास मंगा लीजिए दूध का, मंगा लीजिए। अवनीश जी, ये क्या एमवाई समीकरण की मजबूरी है? मैं सीधे तौर पर पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार जिन राज्यों का सुब्रत पाठक जिक्र कर रहे थे कि कहां पर एक समुदाय की आबादी बढ़ गई है, अभी भी माइनॉरिटी स्टेटस में, तो क्या वहां पर यह स्टेटस खत्म नहीं कर दिया जाना चाहिए? अवनीश जी। राकेश जी, बड़ी साफ सी बात है। मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि अगर 75 साल बाद भी जातियों के आधार पर भेदभाव होने की बात की जाती है तो वो बहुत ही दुखद है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जाति तोड़ो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। गरीब जो है उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को जो है उसको सरकारी योजनाओं का, उन सारी तमाम योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जो सरकार तय करती है। पहली बात। दूसरी बात, इनकी कोई सदिच्छा नहीं है, कोई अच्छी इच्छा नहीं है। अगर होती तो 75 साल में जातीय जनगणना नहीं करते, लेकिन जातीय जनगणना नहीं की। अभी ये एक नया शगुफा है। वास्तव में हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। बात बड़ी साफ सी है कि उसके बावजूद ये सफल होने वाला नहीं है। इसके बावजूद जातीय जनगणना में तो अभी ये सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, फिर अहमदिया की भी होगी, बोहरा की भी होगी, सैयद की भी होगी, शेख की भी होगी, अंसारी की भी होगी, कुरैशी की भी होगी। ये तय करेंगे क्या? बात राकेश जी जातीय जनगणना के उद्देश्य पर है। अगर सरकारी योजनाओं का लाभ हर उस व्यक्ति तक, उस अंतिम व्यक्ति तक मिल रहा है बिना किसी भेदभाव के, सबका साथ सबका विकास, अगर ये सबके पास तक टॉयलेट पहुंच रहे हैं, सबके पास तक अगर 54-55 लाख उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में अगर मकान दिए गए हैं गरीबों को, तो जाति देख कर दिए गए, क्या धर्म के आधार पर? रुक जाइए, इस पर ये बात नहीं रुक जाइए, बाकी 2 मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए, आदिल और सुबोध जी इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए, करने वाले नहीं है इस पर ये किसी हालत में बात करने वाले नहीं है। इनको इस बात पर दिक्कत है कि अतीक अहमद की और मुख्तार अंसारी की अधिकरण, जो उसने अतिक्रमण कर लिया था जमीन का, वो कैसे छीन ली? ठीक है, इनकी दुखती रग ये है राकेश। ठीक। आदिल आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं सुबोध जी आपके पास आता हूं। रुक जाइए, आदिल लगातार इशारा कर रहे हैं। कम से कम ढंग से तो अरे रुक जाइए, किसी को ढंग मत सिखाइए प्लीज। जाति तोड़ो, सब एक है, सब हिंदुस्तानी है। तो क्यों अतीक से आपको इतना प्यार है क्या? क्यों दिक्कत हो जाती है अतीक के नाम पर? मनोज यादव जी, नहीं दिक्कत होनी चाहिए अतीक के नाम पर। चलिए अतीक पर डिबेट नहीं है। आदिल, अरे मैं कह रहा हूँ जाति जनगणना, धार्मिक जनगणना पे रहो ना। हाँ रुक जाइए, जातियां दूसरे धर्मों में भी हैं, उनकी भी पहले जनगणना कराइए। चलिए आदिल आप कुछ बोल रहे हैं, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए मनोज जी। हाँ आदिल। राकेश जी, जो माननीय सांसद है, पहली बार जीत कर आए हैं। जानकारी का अभाव है। इंडिया में हर 10 साल पे सर्वे जनगणना होती है और धर्म के आधार पे होती है। जानकारी कम है क्योंकि टिकट कट रहा होगा, इसलिए सब खोखला लाए हैं। और अहमदिया और बोरा की मस्जिद में मोदी जी जाकर प्रसाद खाते हैं, वहां पर तो उनकी कुरान शरीफ ऐसी तिलावत करते हैं कि हाफिज कुरान बन जाएंगे मोदी जी। आप देखे कि नहीं बोरा की मस्जिद में कैसे जाते हैं? और भारत के विदेश की मस्जिद में मोदी जी ऐसा जाते हैं कि लगता है कि बाप रे बाप, एकदम उनको प्रेम जग जाता है। लेकिन भारत के मस्जिदों में जाने में उनको दिक्कत होता है। और आप ही बताइए, सांसद है, पूछिए कि झारखंड असेंबली ने ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी का अलग से सरना में कोड दिया है। अमित शाह बताएंगे उस पर कि क्या कहते हैं? नहीं, आदिल सुब्रत पाठक का टिकट कटेगा नहीं कटेगा
वो पहली बार इसलिए जीते, इसको दूसरी बार जानकारी जीते, नहीं है इस आदमी ये को। आपका विषय नहीं इस है, आदमी को जानकारी कोई नहीं है, हर व्यक्तिगत 10 साल पे बातचीत होता नहीं। है। आदिल, इसको हर 10 जो साल पे सवाल होता है। पूछा था उस सवाल का जवाब दीजिए। अरे बेचैनी राकेश क्यों है, भैया, विरोध क्यों 10 साल है? पे होता है, हर 10 साल पे होता है, भारत सरकार नहीं तो कर रही जिन, है। अरे तो ठीक है, फिर अगर हो जाएगा उनकी मांग के हिसाब से तो क्यों दिक्कत है? तो कराओ क्यों ना जिन यार, राज्यों कराओ की ना भाई, बातचीत क्या उन्होंने दिक्कत की है? है, जम्मू कश्मीर, कराओ हरियाणा, ना। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, लक्षद्वीप, गोवा, हर जगह का कराओ ना यार, भारत का कि हर उसके बाद राज्य ये है। मांग उठने लगेगी कि जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बढ़ गई या किसी और धर्म हाँ। जो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है वो मेजॉरिटी में गया तो उसका स्टेटस खत्म किया जाए माइनॉरिटी का। इससे दिक्कत है? कभी MIM कभी माइनॉरिटी की बात नहीं की है, हम कभी स्पेशल नहीं, इतना बड़ा मजाक मत करिए आदिल। ये मनोज यादव जी भी सुनकर हंस रहे होंगे, सुबोध जी भी सुन रहे होंगे, तो हंस रहे होंगे कि MIM कभी माइनॉरिटी की बात ही नहीं करती है। माइनॉरिटी के अलावा आप कुछ बात नहीं करते हैं। आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, मैं बार बार कहता हूं, तो मत कोई ऐसी बात करिए जिसे सुनकर हंसी है। नहीं आप बोलने दोगे, आप बोलने दोगे? मैं बोल नहीं दे रहा हूं, बैठ के एक तरफा बैटिंग करो। कोई एक तरफा बैटिंग नहीं होती है, गलत बात कहेंगे। कैसे लड़ेंगे जब मेरी- मोहम्मद यादव के सामने से ही बात सुनिए, है। मेरी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और इंशाल्लाह रहेगा। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं। हम ये कोई नई बात नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। जिसको दिक्कत है उनका बोल लीजिए, क्या बेचैनी है? नहीं, कोई बेचैनी नहीं भाई, आप कुछ भी नाम रखिए। आपने कहा कि हम माइनॉरिटीज की बात नहीं करते, उस पर मैंने ये बात कही। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ सुबोध जी, अनिजय जी, एक सुबोध जी की भी टिप्पणी ले लूं, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। की बात करते हैं और करेंगे। हाँ तो करिए भाई, मैंने कब मना किया? आपने अभी कहा कि हम माइनॉरिटीज की बात नहीं करते, उस पर मैंने कहा कहिए ना, हम खुलकर सिर्फ माइनॉरिटीज की बात करते हैं, सवाल ही नहीं उठता ये। चलिए ठीक है, बात करते हैं सुबोध जी। राकेश जी इसलिए ये कह रहे हैं माइनॉरिटीज की बात नहीं करते क्योंकि इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। एक मिनट सभी लोग शांत हो जाएंगे। अनिजय जी मैं आ रहा हूँ। सर प्लीज आदिल रुक जाइए, आदिल रुक जाइए, सुबोध जी इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर सुबोध जी रुक जाइए, अरे रुकिए भाई रुकिए। प्रोफेसर सुबोध जी, एक सोच के तहत आप लोग जातिगत जनगणना, तो क्या ये जाति जनगणना दूसरे धर्मों में भी हो रही है? जो बात अनिजय जी कह रहे हैं नहीं हो रही है, तो क्या आप लोग कराएंगे? और दूसरी बात कि क्या आप लोग विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो जातियों की सियासत है उसे बंद कर देगा ये धार्मिक जनगणना की मांग? देखिए, मूलतः मैं 3 बातें कहूंगा यहाँ पर। देखिए, 90 साल से ज्यादा हो गए हैं जातीय जनगणना हुआ नहीं है, आजाद भारत में हुआ नहीं है। जब बीपी सिंह की सरकार थी उस वक्त इन्होंने कोशिश किया, तैयारी चल रही थी, सरकार चली गई। 1998 में जब देवगौड़ा जी की सरकार थी तब लालू प्रसाद यादव जी ने कोशिश की और 2001 के जो नेशनल सेंसस होने वाले थे उसमें जाति जनगणना होना था, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार ने नहीं किया। फिर जब यूपीए 1 की सरकार आई, लालू जी उसमें मंत्री थे और लगातार उन्होंने बोला, तो 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, उसमें जाति जनगणना भी हुआ और धर्म के आधारित भी जनगणना हुआ और SC और ST का तो पहले से ही होते आ रहा है। तो देखिए, जब धर्म की जो डाटा आई उन्होंने 2015 में पब्लिश कर दिया। जब जाति जनगणना की बात आई तो उस वक्त के मंत्री अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने 3 जुलाई 2015 को पार्लियामेंट में बोला कि जो 640 डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्ट हुआ है जाति का जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो करप्ट हो गया है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सामने 2016 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ने बोला कि ये एरर फ्री है और इसको पब्लिश किया जा रहा है। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जातीय जनगणना जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में हुआ था, अगर वो आज पब्लिश कर दी होती तो इसका कोई सुबोध जी एक छोटा सा क्रॉस है यहाँ पर, मैं आप ही के पास हूं सर। पहली बात, एक छोटा सा क्रॉस है, जो आप लोगों ने गठबंधन बनाया, पटना में बैठक की, बेंगलुरु में बैठक हुई, तो क्या आपने कांग्रेस पार्टी से पूछा कि जो आप लोगों ने ये जनगणना कराई उसका डेटा पब्लिश क्यों नहीं किया था भाई? ये पूछा था 2004 से 2014 के बीच में 14 तक क्यों नहीं समय मिला पब्लिश करने का? ये सवाल पूछा था आप लोगों ने? एकदम
एकदम ये क्वेश्चन आपका वाजिब है। 2011 में जनगणना हुआ और 2014 तक, जब तक मोदी जी की सरकार आ गई तब तक जनगणना चल रहा था। और ये जनगणना जो है 2015 में पब्लिश होना था, ये जनगणना पब्लिश नहीं हुआ। पहली बात राकेश जी, जो आपका जवाब दे रहा हूँ, अब वहां से बढ़िए। जब जाति जनगणना की जब बात हो रही है, अभी अवस्थी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जाति पाति नहीं करते हैं। आपको पता होगा 1999 में गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्टिफिशियल ओबीसी बन गए। ये जन्म से नहीं, बाद में नहीं सर, मैं एक तो कौन आर्टिफिशियल ओबीसी है, नहीं मैं ये बोले कि दूसरे धर्मों में भी क्या जातियों की जनगणना आप लोग करा रहे हैं कि नहीं, ये बता दीजिए जल्दी से। को प्रधानमंत्री हो सुबोध जी, दूसरे धर्मों में जातियों की जनगणना करा रहे हैं कि नहीं, जो अनिल जी ने पूछा था। दूसरे धर्मों में जातियों की जनगणना आप लोग करा रहे हैं कि नहीं? राकेश जी, मुझे आश्चर्य लगता है पाठक जी का अरे पाठक जी का नहीं, जो सवाल पूछ रहा हूं वो बताइए, उसका जवाब जो अनिल जी ने पूछा था। धर्म के आधार पे ऑलरेडी हो रहा है। और जहां तक बात रही अवस्थी जी की, 2021 का जनगणना होना था और वो जनगणना अब 2024 में शुरू होगा, जब इनकी सरकार नहीं, आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सुब्रत पाठक जी कह रहे थे, ठीक है, सुब्रत पाठक जी दोबारा जुड़ चुके हैं। सुब्रत पाठक जी, घूम फिराकर एक ही सवाल है कि जातियों के फेर में बाधे रखना चाहते हैं और ये कहा जा रहा है कि आप लोग जातियों को नकार रहे हैं, इसीलिए कास्ट सेंसस जो डेटा कलेक्ट हुआ था 2011 से 14 तक, और उसके बाद आप लोगों ने जारी नहीं किया। जी नहीं, हमने नहीं, बीजेपी ने देखो, जाति के नाम पर जोड़ तोड़ करके ये राजनीति करने वाले ये लोग केवल सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं और वो सत्ता प्राप्ति करने के लिए ही ये गणित बनाते हैं कि इतने प्रतिशत मुसलमान हमको मिल जाए, इतने प्रतिशत मेरी जाति हो जाए, इस जाति को और जोड़ लिया जाए, इस जाति के साथ गठबंधन कर लिया जाए और बस उसके बाद सत्ता को प्राप्ति करके बस केवल अपने और अपनों का ही उद्धार किया जाए और सत्ता को लूटा जाए। इसीलिए इस प्रकार की ये लोग राजनीति करते हैं। नहीं तो सबका साथ सबका विकास के साथ में ये लोग भी जुटते जब इनको अवसर मिला। और आज देखो, मैंने फिर इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जो सत्ता में रह चुके हैं। सत्ता में रहकर इन्होंने कभी जाति गणना नहीं कराई। ये कांग्रेस हो, कांग्रेस के साथ में जब कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में थी 2004 से 14 तक सभी का समर्थन था। इनका राजद का भी समर्थन था, समाजवादी पार्टी का भी था, बहुजन समाजवादी पार्टी का था। तो कराना चाहिए था गठबंधन। तो उस समय पर गणना क्यों नहीं कराई? तो उस समय के ऊपर, क्योंकि उस समय पर मलाई केवल अपने परिवार को खिलानी थी, ज्यादा कुछ ठीक है सुब्रत जी, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी रिपोर्ट दिखानी है नूह में